उत्तर प्रदेश के आज सिरौली घोषपुर इलाके में हम आए हैं। यहाँ पे जो है रामनगर विधानसभा लगती है। ऐसे में आपको बता दें, जहाँ उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव का एक तरीके से आगाज हो रहा, ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर भी सामने आ रही है। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, जो सपा और बीजेपी के हैं, कांग्रेस से हैं। आइए उनसे हम जानते हो, तमाम नौजवान भी हैं और यहाँ अधिवक्ता भी हैं। आखिर तीसरी लहर के बाद कैसा जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, या फिर कैसा मुख्यमंत्री हमें चाहिए उत्तर प्रदेश का विकास करने वाला, या फिर कोरोना की जो जंग है वो देश के लिए विजयी साबित करने के लिए कैसा बेहतर सख्त इंतजाम किया जाए। आइए हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। कैसा सीएम चाहते हैं आप? माननीय योगी जी का हम लोग। योगी जी ने कैसे काम किए हैं, कैसा काम पसंद करते हो? योगी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया है? उत्तर प्रदेश के लिए, किसानों के लिए सबसे अच्छा काम किया उन्होंने। जो गरीब हैं उनके लिए गल्ला वितरण इस समय चल रहा है बराबर। सपा सरकार में बाराबंकी से 3 मंत्री बनाए गए थे, ऐसे में बीजेपी सरकार में क्यों मंत्री नहीं बनाए गए? बीजेपी सरकार में देखिए, हमारे जो ऊपर का संगठन है, जो संगठन करेगा उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। संगठन के हिसाब से हम लोगों का काम हुआ है। देखिए, संगठन की बात अलग है, लेकिन पूर्व की सपा सरकार में बाराबंकी से कई मंत्री बनाए गए। तो आपको बता दें, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का इलाका भी है और यहाँ पर सपा बीजेपी में हावी भी रहती। लेकिन देखना है कि मंत्री की बात आती है तो यहाँ पर बीजेपी के लोग किनारा काटते हैं। क्या नाम है आपका? कैसा सीएम पसंद करते हैं? माननीय योगी जी जैसा सीएम होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से हर मुद्दे पर सरकार सफल रही है। चाहे विकास की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सफल रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में एक सर्व समाज की हित पार्टी है। तीसरी लहर को लेकर क्या सरकार द्वारा कैसा कदम उठाया जा रहा है? क्या विधानसभा चुनाव आने के ही साथ कोरोना आ जाता है? देखिए, कोरोना एक बीमारी, एक महामारी है। महामारी के दौर हर बार आई है और इसके 4 चरणों में चलती रही है। वो तो एक अलग का विषय है। और इसको लेकर के माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पूरे जोर शोरों से तैयारी चली हुई है। और कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हों, चाहे नेता हों, चाहे मंत्रीगण हों, चाहे हमारे स्वयं मुख्यमंत्री हों, बराबर क्षेत्र में लोगों के साथ बने रहे हैं और लोगों को उनके खाद्यान्न के लिए, उनके सुरक्षा सेवा, जो भी मेडिकल सुरक्षा व्यवस्थाएं रहे, उनके लिए बराबर लगे रहें और लोगों को हर संभव मदद देने का पूरा कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और बाकी कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने जब वैक्सीनेशन हुआ तब भी उन्होंने भाजपा की वैक्सीन करके लाखों लोग, हजारों लोगों को मारने का, मौत के दलदल में धकेलने का काम किया है। और एक भी कार्यकर्ता इनका, एक भी मंत्री विधायक ने ऑक्सीजन प्लांट हो या मेडिकल किट हो वितरित नहीं किया इन लोगों ने। और अब देखिए, रही बात जो है स्वास्थ्य की और सरकार द्वारा जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात अगर सामने आती है, सिरौली घोषपुर इलाके में सरकारी अस्पताल में ही बच्चे की मौत हो गई। 1 घंटों जो है बच्चा तड़पता रहा, उसके बाद डॉक्टर गायब रहे और अस्पताल के सारे चिकित्सक गायब रहे। देखिए, इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया और संबंधित जो डॉक्टर थे, जो टीम थी, उस पर कार्रवाई भी की गई। ये गलतियां हुई हैं, लेकिन उसके बाद सरकार, हम क्षेत्रीय और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और संबंधित जिले के जो पदाधिकारीगण, उन्होंने मामले को संज्ञान लेकर के पीड़ित पक्ष के लिए की तहरीर पर सभी पर कार्रवाई भी की। क्या जेल भेजा गया किसी को? अभी तक जेल भेजा नहीं गया, खाना पूर्ति की गई। यहाँ तक कि आपको बता दें, बाराबंकी के जिलाधिकारी भी मौके पे नहीं आए। बहुत बड़ी लापरवाही उजागर हुई। और भी लोग हैं जिनसे हम जानते हैं, कैसी सरकार आप चाहते हैं? महंत योगी आदित्यनाथ जैसे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तीसरी लहर को लेकर कैसे बचाव हो रहा है? तीसरी लहर को लेकर के जो संभव है प्रयास वो हो रहा है। सिरौली घोषपुर इलाके में झंडे को लेकर बवाल भी छिड़ा हुआ है। तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष सामने है, तो आखिर क्यों ऐसी भिड़ंत हो रही है? ये स्थानीय राजनीतिक द्वेष के कारण ऐसा सब हो रहा है। और योगी सरकार ने बहुत ही विकास का कार्य किया है। पिछली सरकार में एक तरफ सड़क बनती जाती थी, दूसरी तरफ फटती जाती थी। आज वो स्थिति है कि जो सड़क बन रही है बहुत मजबूत और बहुत अच्छी बन रही है। हम लोग गैस कनेक्शन के लिए तरसते थे। पिछली सरकारों में हमको गैस कनेक्शन लेने में 5-6 हज़ार खर्चा करना, हमारे औकात नहीं थी हम गैस कनेक्शन पाऊँ। मैं 4 भाई था, अलग अलग सप्लायर थे, 4 गैस सिलेंडर और चारों को बिजली कनेक्शन मिला। आए दिन जो है
झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से जो है लोगों की मौतें हो रही हैं, बच्चों की मौतें हो रही हैं। ऐसे में सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात कहता है। तो ऐसे में सिरौली गोसपुर से ही कई मामले ऐसे सामने निकल कर आए हैं और रामनगर इलाके में भी ऐसे तक कई मामले सामने आए हैं जहां पर बच्चों की मौतें हुई हैं। इसी के साथ सरकार द्वारा कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? जहाँ तक आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, हमारी सरकार बीते 5 सालों से शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की जगत में जितना बेहतर काम कर रही है कि 70 सालों से पूर्ववर्ती सरकारें संचेत होती तो शायद कोरोना महामारी में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में 560 ऑक्सीजन प्लांटों को लगाने का काम किया, जिसमें से 367 वर्तमान समय में संचालित हैं। सबसे ज़्यादा महामारी में ऑक्सीजन की वजह से मौतें हुई हैं। एक आपका मुख्यमंत्री है जिसका पिता तीसरी लहर को लेकर यहाँ पर क्या इंतजाम देखे जा रहे हैं? गांव इलाकों में और सिरौली गोसपुर इलाके में या फिर रामनगर में कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं, तीसरी लहर आने की जो आहट है, आज ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी प्राइवेट चिकित्सालय भी किसी मरीज को वापस नहीं करेगा यदि उसके पास संसाधन नहीं। ये गाइडलाइन आज ही आ गई है। यदि उसके पास संसाधन उपलब्ध नहीं हो तो तत्काल सरकारी अस्पताल को सूचना देगा और मरीज को भर्ती कराने का काम करेगा। यदि ऐसा नहीं करता तो उससे दंडित किया जाने का प्रावधान भी किया गया है। देखिए, बता रहे हैं भाई साहब कि जो है आने वाली तीसरी लहर में जो है काफ़ी बचाव के इंतजाम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। देखना होगा कि तीसरी लहर आने पर क्या इंतजाम देखने को मिलता है या फिर लोग ऐसे ही तड़प कर मरते रहेंगे। क्या नाम है आपका? शिवम तिवारी। कैसी सरकार है? अब सरकार के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। कैसा सीएम चाहते हैं? हमको सोचना पड़ेगा भाई। 2022 के चुनाव में कैसे सीएम को आप बनाना चाहते हैं? इस पर सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि एक साल किसान दिल्ली में बैठा, हम किसान घर से आते हैं। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने भी हमारे गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार BM सिंह जो हैं 25 साल जो है कोर्ट में मुकदमा लड़के उसके बाद बकाया गन्ना भुगतान पे ब्याज दिलाने का कोर्ट से आदेश लाए। उसको पूर्व के CM जो अखिलेश यादव जी हैं, तब उनकी सरकार थी, उन्होंने माफ़ कर दिया था। अगर विकास के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ सिरौली गोसपुर इलाके में या बाराबंकी जिले में कौन सा ऐसा बड़ा योगदान पूर्व के CM द्वारा उठाया गया या फिर कोई बड़ा मतलब विकास किया गया है? नहीं, विकास तो कुछ हुआ है, जैसे कि सड़कें बनाई गई हैं, मगर किसान मुद्दे पे बिल्कुल सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। यूरिया की भी दिक्कत हुई है, DAP की दिक्कत हुई है, किसान इसमें आहत है। और जहां कोरोना महामारी में किसान देश के साथ खड़ा रहा, वहीं आज किसान की ये दशा हो गई। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। जो आज गलत राजनीतिक कारणों के कारण किसान जो कर्जदार हो गया है। हमको तो चाहिए ऐसा CM चाहिए जो हमको इन सब चीज़ों से निजात दिला सके। देखिए, रही बात CM की, यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है बेहतर इंतजाम कोरोना की तीसरी लहर को लेके किया जा रहा, लेकिन देखना यह है कि क्या राजधानी लखनऊ से सटा बाराबंकी जिला है और यहाँ पे कैसा इंतजाम देखने को मिलता और क्या स्वास्थ्य सेवाएं हैं और कैसे जो यहाँ के भावी विधायक हैं, तमाम प्रत्याशी हैं जो भाजपा से आगे आ रहे हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसे में कौन सा नया चेहरा और कौन विधायक बनेगा रामनगर का, ये भी देखने वाली बात होगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संचित यादव है। कैसा CM चाहते हैं? CM की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो कहें तो पूरे देश में अखिलेश यादव से अच्छा CM आज तक कोई नहीं हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव वो विकास पुरुष हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरे विश्व स्तर पर एक नया आयाम दिलाया, नई पहचान दिलाई और उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी। बाराबंकी में क्या किया उन्होंने? बाराबंकी में तमाम योजनाएँ हैं। जैसे एक योजना का नाम बताओ। एक योजना की, जैसे बाराबंकी में अखिलेश जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया। आप देख सकते हैं कि नहीं, बोल लीजिए, आप बताइए आपका जवाब देने बताइए। सवाल तो हम बाद में जो है जवाब देंगे, आप करिए। हाँ, तो अखिलेश यादव जी ने जितने भी प्रदेश जो है धार्मिक स्थान है, सभी स्थानों का सौंदर्यीकरण और पहली बात तो बाराबंकी में जितने भी स्टूडेंट थे उनको अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देने का काम किया। यही बाराबंकी जनपद है जो शिक्षा के क्षेत्र में अखिलेश यादव की सरकार में टॉप 1 पर हुआ करता था। यहीं से हमेशा टॉपर निकलते थे। आज शिक्षा का स्तर आप देख लीजिए, कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद कर दिए गए, बड़ी बड़ी रैलियाँ की जा रही हैं। आप बता सकते कैसे? आप देख सकते हैं कि किसानों के साथ क्या हुआ है। देखिए, चुनावी जो है मतलब अभियान चल रहा, तो ऐसे में बाराबंकी जिले में आपराधिक घटनाओं का भी बोलबाला काफ़ी तेजी से बढ़ रहा और ऐसे में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही। अधिवक्ता हैं, ये बताइए बाराबंकी में कैसा इस समय व्यवस्था कैसी चल रही है प्रशासन की? बाराबंकी की जो प्रशासन की व्यवस्था है, प्रशासन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ।
मैं किसान संगठन का पदाधिकारी भी हूँ, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। हमारे हिसाब से तो किसान इस सरकार में परेशान है। कभी डाया की दिक्कत पड़ती है तो कभी यूरिया की दिक्कत पड़ती है, कभी यूरिया की दिक्कत पड़ती है। ये दिक्कत, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है बेरोजगारी वाला। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। इसके निजात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छे कदम उठाने चाहिए। देखिए लगातार जो है 2022 का जहां आगाज़ है, ऐसे में देखिए बाराबंकी ज़िले में विकास की बात आ रही है या फिर कहीं पे भावी विधायकों की बात आ रही, कौन सा चेहरा नया होगा यहाँ पर और कैसा सीएम चाहिए प्रदेश को, आइए जानते हैं आगे भी। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार महोदय। कैसा सीएम चाहते हैं? देखिए सीएम तो ऐसा चाहिए जो रोजगार दे, हम लोगों को नौकरियां निकाले, जिसके मामले में योगी सरकार पूरी तरह से फेल रही है। अभी तक योगी जी 3 लाख रोजगार कर रहे थे अक्टूबर में, अभी तक एक भी नियुक्ति नहीं दी टीजीटी के 227,000 पर छोड़ के। और आप आज उनका बोर्ड देख लीजिए, 5 लाख रोजगार बांट रहे हैं। वो नरेगा को रोजगार मान रहे हैं। 2 लाख 4 लाख का नरेगा रोजगार है। यहाँ पे डीएलएड करके हम 2 साल से लगातार धरने पर, 1 महीने से धरना चल रहा है इको गार्डन लखनऊ में। 2 साल से हम लोग नई अनवरत नई शिक्षक भर्ती के लिए मांग कर रहे हैं, जबकि योगी जी ने खुद कहा था कि 97,000 शिक्षक भर्ती आएगी, सिर्फ पेपर में आई। उसके पहले 2 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 51,175 पद कबूले, और उसके बाद न कोई भर्ती आई न कुछ आया। अब शिक्षा मंत्री जी का 2-3 दिन पहले नया बयान है कि यहाँ प्राथमिक में 54 लाख नए रिकॉर्ड एडमिशन हुए हैं, और जबकि प्राइमरी में 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होता है। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है यहाँ पर शिक्षा की। कोचिंग यहाँ पर बंद हो गई है कल से बाराबंकी की, और रैलियों में लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही, वहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा है। हम लोग अगर रोजगार मांगे, लाठी खाएं, पहले परीक्षा के लिए लाठी खाएं वहाँ पे, फिर रिजल्ट के लिए लाठी खाएं, और इतनी धांधली बड़े स्तर पर होती है। 1 महीने पहले आप देखे थे टेट का जो परीक्षा हुई, वो 4 घंटे पहले ही पेपर आउट हो जाता है, और 22 लाख की संख्या उसमें थी। अभी आज 23 जनवरी को उसका पेपर कराने को कहें। 5 सालों में कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कह सके कि हमने जो है बिना नकल के संपन्न कराई। यहाँ तक डीएलएड, बीटीसी, दुनिया भर की चाहे जो आप परीक्षा लीजिए, सब पेपर से पहले ही आउट हो जाती है, और इतनी बड़े स्तर पर धांधली है। आप जूनियर एडेड देख लीजिए और आप एसआई भर्ती देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या योगी सरकार में जो है नौकरियां नहीं मिल रही हैं? नौकरियां अगर वैकेंसी तो लगातार आ रही है। कहाँ वैकेंसी, अगर कागजों पर आना होता तो अब तक तो 20 लाख वैकेंसी आ चुकी है, मगर कितनी वैकेंसी उन्होंने दी है? 69,000 के तमाम ऐसे शिक्षा के जिनकी भर्ती भी की गई है, ऐसे में कुछ रह गए हैं, तो क्या उस मामले को लेके जो है आगे भी वो कह रहे हैं, आश्वासन भी दिया गया है? देखिए वहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ वहाँ पर, और एक जो नियम है कि आप जितने पद दे दिए उसके आगे आप बढ़ा नहीं सकते। वही शिक्षा मंत्री जी हैं जो कह रहे थे इन लोगों की असंवैधानिक मांग है, हम पद नहीं बढ़ा सकते। घोटाले को लेकर उन्होंने 6800 पद अभी 2 दिन पहले लिस्ट जारी किए हैं। भाई जब घोटाला नहीं हुआ तो आपने क्यों लिस्ट जारी की? अपनी कारतूतों को छुपाने के लिए। यहाँ पर हम युवाओं का रोजगार का हक मारा जा रहा है, हम लोग लाठी खा रहे हैं, और योगी जी ना हम लोगों से मिलने आते, ना कोई बात सुनते। हम क्या करेंगे ऐसी सरकार लेके? डीएलएड करते हैं वहाँ पर 2-3 अखिलेश यादव मिलने आए कभी आपसे? अखिलेश यादव भी नहीं आए। हमको ऐसा मुख्यमंत्री, हम प्रदेश की जिम्मेदारी उन पर है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम छात्र हैं, हमको चाहिए रोजगार, ना हम किसी पार्टी का समर्थन करते ना कुछ। क्या लगता है आपको योगी आदित्यनाथ जी आपसे मिलने आए? कभी नहीं आए योगी आदित्यनाथ जी। आप चाहते हैं 2022 के? भाई जरूर आए, हमने उनको वोट देकर उन पर विश्वास जताया है। उनका हक बनता है कि अपनी जनता का दुख दर्द जाने, युवाओं का क्या समस्या है क्या नहीं वो जाने, उनका हक बनता है। आइए और जानते, क्या नाम है आपका? आदिल कासबी। ये बताइए कैसे सीएम को आप पसंद करते हैं? उत्तर प्रदेश का कैसा सीएम होना चाहिए? अखिलेश यादव जैसा होना चाहिए। अखिलेश यादव की कुछ अच्छाइयाँ बताइए। कितनी अच्छाइयाँ बताएं आप, पूछिए हमसे, एक एक करके हम बताएं। 2012 से लेकर 17 तक जितना विकास कार्य हुआ है, किसी और सरकार में हुआ हो तो हमें आज आप अभी बता दीजिए। यहीं पे कोई काबिल साथी ये बता रहे हैं कि बहुत विकास हुआ 2017 से लेकर 22 तक। 22 आ गया, चुनाव नज़दीक है। सड़कों की बात कर लीजिए आप, अभी यही किंतूर चलिए, किंतूर वासी में कुंडेश्वर धाम जो है मंदिर भी है, वहाँ पे आपका जो है बहुत भव्य मंदिर है।
अभी जाके आप खुद अपनी आंखों सड़कें देख लीजिए कि 5 सालों में एक हाथ के गड्ढे उसमें हो गए हैं। रही ये बात, अभी हमें काबिल साथी कह रहे थे कि जो है बहुत सारा विकास के कोई 10 योजनाओं के नाम सिर्फ ये गिनाते हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया, 112 जिसको इन्होंने 112 कर दिया, बाबा जी ने डायल 100 लाए, डायल 108 लाए, और जो है तमाम युवाओं को लैपटॉप दिया। आप ये देखिए ना कि यहाँ पे युवा परेशान है, आप उधर किसान साथी खड़े, किसान परेशान है। DAP की जितनी जो है काला बाजारी हुई है, जिसका रिकॉर्ड ख़त्म है। क्या यहाँ पे धान तौल हो रही है जिले में? धान तौल आप जाके अभी केंद्र आपके बगल में जाके देख लीजिए किस तरह से धान तौल हो रही है, किस तरह से वहाँ पे जो है घोटाला हो रहा है। आप खुद जाके देख लीजिए किसान किस हद तक परेशान है। हम सभी लोग यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सभी कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े लोग हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार खुद जाके देखिए कितना इसमें सिर्फ ये लोग जुमलेबाजी इन्होंने की है 2017 से लेकर 2022 आने को है। इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया, कोई 10 कार्य गिना दें जो वाकई इन्होंने धरातल पे किए। पेपरों पे की बात ना करें। बेरोजगार युवा है, किसान है, दोनों लोग परेशान हैं। आप अभी सामने दोनों काबिल साथियों ने बताया मेरे। सरकार तो कह रही है कि हमने भूमाफियाओं को जेल भेज दिया। अरे भूमाफियों को जेल भेज दिया, रोजगार चाहिए। तो ऐसे में क्या भूमाफियों को जेल भेज दिया तो हम लोग को रोजगार से मतलब है कि भूमाफियों से हमें क्या खुशी? भाई वो अच्छी बात है, जेल भेज दिया। इससे पहले क्या सरकारें काम नहीं करती थी? भूमाफियों को जेल नहीं भेजती थी क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई ना, ये तो कानून कर रहा है, कानून के तहत भेज दिया। तीसरी लहर को लेके क्या देखेंगे? तीसरी लहर, जो दूसरी लहर में आप देख लीजिए, गंगा जो है पट गई लाशों से। नहीं दूसरी लहर में कुछ कर पाए तो नहीं तीसरी लहर में कुछ कर पाएंगे। सिरौली घोषपुर इलाके में क्या इंतजाम देखा जा रहा है? सिरौली घोषपुर इंतजाम में क्या इंतजाम? हमें तो ऐसे कोई इंतजाम नहीं दिख रहे हैं। हमारे जितने साथी यहाँ पे खड़े हैं बताएंगे कौन से ऐसे काबिल इंतजाम दिख रहे हैं? हमें तो कोई ऐसे नहीं, जैसे तीसरी लहर आ रही तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है नहीं, अभी तो कोई ऐसी टीम निकली नहीं कि जो किसी को गाइड करे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी टीम नहीं निकली, ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कोई टीम ऐसी। हमें रोड पे चलते हम लोग पूरे जिले में तमाम CHO तैनात किए गए प्रत्येक गाँव को लगाने के लिए कि हाँ गांव में कैसे कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक टीम भी गठित वैक्सीनेशन तो ऐसे में क्या गांव में टीमें पहुंच रही हैं? नहीं, वैक्सीनेशन की जहां तक बात करें तो वैक्सीनेशन जरूर गांव में टीमें जा रही हैं। लेकिन जो आप तीसरी लहर की बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर के लिए कोई अलग से गाइडलाइन जारी की गई या कोई जागरूकता के लिए जो है टीमें निकली, ऐसी कोई भी टीम नहीं निकली। नहीं, जो लोग रह गए हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ सरकार द्वारा, उनका वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा। और इस समय जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो किशोर हैं, उनका भी वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। पेपरों में पढ़ा है कि 15 से लेकर 18 साल आपके इलाके में आसपास में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हो रहा। वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो हॉस्पिटलों में हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। यहाँ किसी प्रकार की किल्लत नहीं सामने आ रही? कैसी किल्लत? जैसे ऑक्सीजन की ले लीजिए, ऑक्सीजन की किल्लत, या फिर अस्पतालों में जो है बच्चों जैसे आए दिन मामले ऑक्सीजन की किल्लत जिस टाइम पे पूरे आपने खुद देखा कि उत्तर प्रदेश में कैसे किल्लत थी। तड़प तड़प के महिला ऑटो में मर गई, उसको ऑक्सीजन दे दी थी उसकी पत्नी, है ना। अभी फिलहाल तो सिरौली घोषपुर में भी तो मामला सामने आया था, कहीं किसी एक बच्चे की डेथ हो गई थी यहाँ पे। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, सब वैसे ही घूम रहे हैं। देखिए आप, तो संरक्षण वाली सरकार है ना। आए दिन यहाँ झोला छाप डाल के ऐसा है, ये बहुत मायावी लोग हैं, जनता इन्हें अच्छे से जान चुकी है। 2017 से लेकर 2022 तक इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी की है और इन्होंने कुछ विकास कार्य नहीं किया। 10 विकास कार्य गिना दे, जितने लोग यहाँ खड़े हैं मैं काबिल साथी 10 विकास कार्य धरातल पे जो हुए हों वो गिना दे। हम गिना रहे हैं क्या क्या दिया, लैपटॉप दिया और जो है 100 दिया, 108 दिया। जो आज 108 से इतना फ़ायदा है कि मेरे तराई क्षेत्र में आप चले जाइए, गांव में चले जाइए, कहीं भी 108 मिलाया जाता है, फ़ौरन एम्बुलेंस पहुंच जाती है। ये सब माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। इन लोगों ने सिर्फ, देखिए सीधी सी बात ऐसी है, जो पढ़ा लिखा काबिल इंसान होगा वही पर्दे चला सकता है। अनपढ़ लोग बस की तराई क्षेत्र की बात आती घाघरा की, तो आपको बता दें कि घाघरा के तमाम ऐसे इलाके, चाहे गुबराह ले लीजिए, गुबराह भी हमारी टीम ने देखा भी था और वहाँ पर अभी भी मार्ग जर्जर है। और वहाँ पर यह स्थिति बनी हुई थी कि लोग जो है बाढ़ की चपेट में आते हैं और आज भी नहर की पटरियों पर रहने को मजबूर हैं। तो ऐसे में पूर्व की सपा सरकार ने क्या किया था? पूर्व की सपा सरकार ने जितनी भी योजनाएं दी, आप आज भी जाके पूर्व की सपा सरकार द्वारा कौन सा कदम उठाया गया था? जो घाघरा घाट के तराई इलाके हैं उनको कैसी मदद की दी गई? आज तक उनके पास छत नहीं है और ना तो अभी मौजूदा सरकार द्वारा उनको किसी प्रकार का मदद मिला है। दिखाइए कहाँ पे छतें नहीं है, आप चलिए। आज भी वो मजबूर है। 2012 से लेकर 17 तक बहुत सारी, आज भी वो मजबूर है, नहर की पटरियों पर रह रहे हैं। ना तो सपा की सरकार में उनको छत मिली है, ना बीजेपी की सरकार में छत मिली है। कुछ एरिया ऐसे हैं जो घाघरा की बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, जिनकी वजह से
बंदे पे कुछ टाइम के लिए आना पड़ता है। वो हम अभी तेलवारी और गोबराहा की बात करें, हमारे द्वारा लगातार जो है बाढ़ इलाकों का कवरेज भी किया गया था और मौके पे जाके जीरो ग्राउंड पे उतर के पूरा मामला खंगाला गया था। इस दौरान लगातार लोगों की बहुत बड़ी समस्या सामने आई थी। प्रधानमंत्री की छत भी उनको नहीं मिली थी, यहाँ तक कि पूर्व की सरकारों द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया था, न मौजूदा सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री कौन है 2014 से जो आप ये प्रधानमंत्री योजना के तहत उनको लाभ नहीं मिला, तो प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री के दौरान कैसा लाभ मिला उनको? बहुत सारी कॉलोनियां दी गई हैं। अभी भी तमाम ऐसे परिवार हैं। रही बात बाढ़ इलाके की, घाघरा की बात, तो अभी भी तमाम ऐसे परिवार हैं जो भी अभी नहर की पटरियों पर रहने को मजबूर हैं। लेकिन अगर सरकारों की बात की जाए, चाहे सपा सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, या फिर आने वाली 2022 में जो भी सरकार हो, लेकिन आज भी उनका दर्द जो है नहर की पटरियों पर छलकता है और लोग पीड़ित होकर जो है सामने दर्द उनका बयां करता है कि आज भी वो जो है मजबूर है नहर की पटरियों पर रहने के लिए। क्या बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? भाई बताइए। साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे यहाँ जितने भी सम्राट काबिल दोस्त बैठे हुए हैं, जैसे किसान मुद्दे की बात आई कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको क्रमवार बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में किसानों के लिए किया है। 2.5 करोड़ किसानों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2.221 करोड़ किसानों को फसल बीमा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 125 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। 167 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का। बाराबंकी के सिरौली गोसपुर इलाके के तराई क्षेत्रों के लिए सरकार ने क्या किया? बाराबंकी के तराई के क्षेत्रों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंधे को, अभी भी बंधे पे तमाम ऐसे परिवार हैं जिनका दर्द छलकता है और रोते भी हैं और कहते भी हैं कि सबको प्रधानमंत्री छत दी जा रही है, मुख्यमंत्री छत दी जा रही, उनको क्यों नहीं अब तक छत दी गई? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आप एक अनुमान लगा लें कि इतने करोड़ लोगों को सौतेला व्यवहार आखिर क्यों सिरौली गोसपुर इलाके के जो तराई इलाकों के गांव हैं, तिलवारी ले लीजिए, गोबराहा ले लीजिए, वहां पर अभी भी तटबंध पर तमाम परिवार हैं, रहने को सीधे नहर की पटरियों पर झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। अगर उनका कहीं भी आधार कार्ड या उस गांव के निवासी निश्चित ही स्थानीय सरकार तमाम प्रकार की योजनाओं की बात करती है और तमाम तरीके से जो है उनको सहायता मुहैया कराती है। और क्या, जल शक्ति मंत्री का निरीक्षण भी हुआ था, तमाम लापरवाही जिले में उजागर हुई, तो ऐसे में क्यों कार्रवाई नहीं की गई? सब पर निश्चित जो दोषी उन पर कार्रवाई होगी। मैं एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ, मेरे विद्यार्थी साथी ने ये एक सवाल उठाया था रोजगार और शिक्षा के संबंध में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले ये स्पष्ट कर लें, रोजगार और सरकारी नौकरी में भिन्नता होती है। आपके इलाके में ही स्वास्थ्य सेवाओं की बात अगर हम करते हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं के चलते ही झोला छाप डॉक्टर के इलाज के चलते बच्चों की मौतें भी होती हैं, तो ऐसे में यहाँ पे फर्जी क्यों झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकानें चला रहे हैं? जैसे कोई शिकायत मिलती है, तुरंत हमारी सरकार प्राथमिकता के तौर पर तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तो क्या ये जो है अगर देखा जाए तो जो यहाँ के चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत के चलते झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकानें चला रहे हैं। जैसे कोई लापरवाही उजागर होती है किसी भी माध्यम से, यदि हम तक या हमारे संगठन तक या हमारी सरकार तक सूचना पहुंची, तत्काल कार्रवाई की जाएगी किसी बिना भेदभाव के। जब माफिया अतीक अहमद को नहीं बख्शा गया, अंसारी को नहीं बख्शा गया, तो इस सरकार में भूषण सिंह को बख्श दिया गया 84 मुकदमे। बुलडोजर से डरे हुए लोग जिन्ना का साथ लेंगे। बाबा बुल और बुलडोजर से घबराहट है इनकी, इसीलिए अलूल जुलूल बातें करेंगे। इनके उसी बात पर, उसी औकात पर बीजेपी वाले आ गए। भारतीय जनता पार्टी वाले उसी बात, उसी हैसियत और उसी औकात पर आ गए जिस पर ये शासन बन चुका है। देखिए, आइए रही बात बेटियों की बात करते हैं, कैसे चलाया जाता है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बिल्कुल रही बात उत्तर प्रदेश में बेटियों की बात, तो रही बात हाथरस की है या फिर और जिलों की अगर हम बात देखिए चुनाव में कैसे हुआ, और जिलों की अगर हम बात करते हैं, रही खुलेआम बचाने की बात खींची गई है, खुलेआम चुनाव में साड़ी खींची गई है सीतापुर में।
आपको दिखा दें। आपके मंत्री तो छठी का रंग बता रहे थे। एक मिनट देखिए आप लोग जो है ना उत्तर प्रदेश में जो है तीसरी लहर का जहां आगाज हो गया, आपको बता दें कि सरकार द्वारा सख्त कदम उठाया भी जा रहा, कोरोना काल की तीसरी लहर भी सामने आ रही। तो ऐसे में देखना है कि प्रदेश में कैसा बचाव कार्य हो रहा और कैसा सीएम लोग पसंद करते हैं। आइए हम कुछ जानते हैं। यहाँ पर बेटियों को लेके भी मामले सुर्खियों में तेजी से बढ़ रहे हैं और आ भी रहे हैं सामने कि आखिर क्या सरकार द्वारा कौन सा ठोस कदम उठाया जा रहा है। बताइए क्या सरकार में कैसा है जो है मतलब तीसरी लहर को लेकर कैसे इंतजाम किया जा रहा है? कोई इंतजाम नहीं है। और रही बात बेटियों की, तो मैं बता दूं हाथरस में जो घटना हुआ, दिन दहाड़े केरोसिन जलाकर लड़की को मार दिया जाता है। कुलदीप जैसा सिंगर, कुलदीप सिंगर को आप जानते होंगे, वो एक नंबर का पूरे परिवार को मरवा डाला। और अजय मिश्रा टेनी जो लखीमपुर खीर में कांड हुआ था, आज मंत्री के साथ रहता। कार्रवाई भी तो हो गई, कार्रवाई हुई, बुलडोजर कब चलेगा? मैं बुलडोजर पूछ रहा हूँ। ये कह रहे हैं बुलडोजर वाली सरकार है, तो मैं अजय मिश्रा के ऊपर बुलडोजर कब चलाओगे आप? कहाँ हैं आप? इतना कार्य किया है, कोई विकास कार्य की बात करते हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश में ये उत्तम प्रदेश था, आज अपराधों का प्रदेश बन चुका है। इतने अपराध, इतने बलात्कार, इतने रेपकांड होते हैं, इतने मर्डर होते हैं, लेकिन कोई भी सरकार। बाराबंकी में कैसा मामला देखा जा रहा है? बाराबंकी में क्या देखा? बाराबंकी नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। सरकार की बात की जाए तो बाराबंकी में कैसा प्रशासनिक हो या फिर पुलिस प्रशासन का कैसा मामला देखा जा रहा है? देखिए पुलिस प्रशासन की बात आती है अगर, तो पुलिस प्रशासन का बिल्कुल ढीला ढाला, एकदम किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव कार्रवाई होती नहीं, अगर थाने पहुंचता कार्रवाई होती है, बिल्कुल लाश बिना पैसे लिए रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आपने देखा होगा गंगा नदी में कितने लाशें बही दूसरी लहर में। और तीसरी लहर की अगर बात आती है तो तीसरी लहर में जैसे दोस्त दूसरी लहर में हुआ वैसे तीसरी लहर में होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, गुंडा सारी तरीके से अगर है तो बीजेपी सरकार है। किसी भी मामले में वो साथ नहीं दे रही है ना। किसानों की, अगर किसानों की हम बात करते हैं तो किसानों का हक छीनने का कार्य किया है। काले कानून अगर तुम्हारे अच्छे थे तो आपने वापस क्यों लिए? क्यों वापस लिया? अगर अच्छाई है वो, आपने कहा कि किसानों के हित में कानून है, अगर आपने कहा कि किसान को हित में कानून है तो आपने वापस क्यों लिया? बताइए, जवाब दीजिए क्या। जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि किसानों के हित के कानून थे, उसको वापस क्यों लिया? परिस्थितियाँ ऐसी पैदा कर दी गई, जो अराजक तत्व थे। जब देश और अस्मिता, राष्ट्रीयता की बात आ जाती है और विपरीत परिस्थितियाँ पैदा कर जाती हैं, हमारे किसान भाई, भोले भाले किसान भाइयों को बरगलाने का काम विरोधी दलों द्वारा किया गया। विदेशों से इनकी फंडिंग करके उस जगह को उन्माद फैलाने का काम किया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा जिगरा करके अपनी बात को सबके सामने रखते हुए ये कहा कि हम अपनी इस बात को आपको समझाने में नाकाम रहे, हमें कमियां रह गई होंगी, हम अपनी बात पूरी तरह से आपको कहने में नाकाम रहे। पढ़ा लिखा समाज और ज़्यादातर किसान भी जानता है कि किसान कानून में हित किसका था और अहित किसका था। बेटी की सुरक्षा को लेकर अगर देखा जाए सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, जो आज की हमारी भाजपा सरकार है, इससे अच्छा काम नारी सुरक्षा, बेटी सुरक्षा में किसी ने किए नहीं थे। आज ये है, जब अगली सरकारों में, यहाँ तक मैं नाम लेके कहूँगा, सपा सरकार में जब रेप हो जाता था, बेटियाँ उठा ली जाती थी, सड़कों पे चलना मुश्किल था, तब जो है आज उस प्रदेश जो है सपा सरकार के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते थे कि जवान हैं, बेटे हैं, गलतियां हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, क्या कहना चाहते हैं? हाथरस के कांड को लेके बिल्कुल बात आती है तो क्या कहना? जैसे बोल रहे हैं कि बेटी मेरे यहाँ यूपी में बिल्कुल सुरक्षित है, 12 बजे रात में बोल रहे हैं कि ये निकल के कहीं भी चली जाए। कैसे चली जाए? सब पे तो रेप होता और उसके बाद रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, फिर बाद में रात में 12 बजे केरोसिन डाल के लाशें चलाई जाती है। बीजेपी सरकार। और रही बात गैस सिलेंडर की, बात करते हैं उज्ज्वला में कितने सिलेंडर ऐसे रखे हैं जो सिर्फ घर में रखे हैं। 460 रुपए की गैस थी, 950 रुपए की हो गई है। एक आदमी दिन भर दिहाड़ी करता, 150 रुपए 200 रुपए। क्या लग रहा है कि महंगाई जो है बिल्कुल चरम सीमा पे, बिल्कुल चरम सीमा पे महंगाई है इसमें। और अगर आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? एक मिनट आप क्या करेंगे आगे बताइए। आपकी सरकार अगर बनती है
2022 में, तो क्या करेंगे आप जनता की? मेरी सरकार आएगी तो कोशिश ये की जाएगी ज्यादा से ज्यादा क्या देंगे किसान को रोजगार दिया, मतलब किसान को हेल्प की जाए, सहायता की जाए, रोजगार दिया जाए। कैसी सहायता करेंगे आप? जैसे इन्होंने बताया किसान सम्मान निधि दिया जाता है, महिलाओं के लिए 3 महीने 5 साल फ्री राशन देंगे, 3 महीने में 2000 देते हैं, 950 का लेके 300 यूनिट बिजली फ्री दिए, जोड़ के देखिए 25 रुपए बन रहा है। गैस हटा दीजिए, आप इंडक्शन पे खाना बनाइए, क्या दिक्कत है? समाजवादी सरकार से अच्छी आज तक कोई सरकार ने कोई काम किया ही नहीं। एम्बुलेंस ले लीजिए, 102 ले लीजिए, सब तुरंत, और गरीब से गरीब जनता की सुनवाई होती है। जैसे लीजिए थानों की बात की जाए तो क्या थानों में क्या कार्रवाई नहीं होती क्या? थानों में कार्रवाई तो अब हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम देखो किसी अच्छे से नहीं, हमें किसान पर। क्या थानों में कार्रवाई होती है? बहुत अच्छी कार्रवाई। पहले समाजवादी के लोग किसी को मारते थे और जेल में बंद होता था मारने वाला, समाजवादी लोग अपने लोगों को थाने से हाथ घसीट कर बुला लेंगे। आप बहन बेटियां सुरक्षित हैं? जी बहुत। कैसी सरकार आप चाहते हैं? हम तो भाई बीजेपी को ही चाहते हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आज मैं बेगूसराय चौराहे पे सीना ठोक के आते हैं, सीना ठोक के जाते हैं। कैसी सरकार चाहते हैं? कैसा सीएम पसंद करते हैं? कैसा मुख्यमंत्री पसंद करते हैं आप? कैसा सीएम चाहिए आपको? हम तो योगी जी को पसंद करते हैं। ये बताइए कैसा अब आने वाला जो दौर है 2022 का आगाज होने जा रहा, तो ऐसे में क्या चुनावी मुद्दे होंगे और कैसा विकास होगा प्रदेश का? देखिए, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 5 सालों तक जो राशन ये दे रहे हैं हम उनका भी राशन भी देंगे। और रोजगार की बात है, विकास के मामले में और रोजगार के मामले में अखिलेश यादव जी आ रहे हैं 2022 में, पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, 300 पार से आ रहे हैं। और पूरी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी, हमारी सरकार की कोशिश रहेगी कि नौजवानों को, युवाओं को मौका दिया जाए, रोजगार दिया जाए। और मंदिर बनाने से, मंदिर का विरोध नहीं करते हम, मंदिर बनाओ अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं इनको भी तो ध्यान रखिए आप। क्या चाहते हैं, कैसी सरकार बननी चाहिए? सरकार भाजपा की ही बनेगी, क्योंकि हम खाना खाए ना खाए लेकिन आएंगे योगी। शिक्षा में तो खुद ये पैदल हो गए तब भी कह रहे हैं कि उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि आएंगे योगी। 10 से 45,000 से 7,000 पे आ गए। बोल रहे हैं, बोलने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, बात आपने कहा। और रही बात भाजपा की, भाजपा सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सम्मान निधि दिया, सबको दिया, किसी के साथ भेदभाव नहीं। अगर हमारी सरकार आवाज देती है तो सबको देती है, किसी के साथ। क्षेत्र के जो गरीब परिवार तटबंध पे रह रहे हैं उनको भी तटबंध पर तलवारी में 31 परिवारों को सौर ऊर्जा दिया गया, वहाँ पर लाइट नहीं थी, बिजली के खंभे नहीं, छत देने का काम, छत देने का सरकार ने काम किया। आपकी सरकार आएगी तो क्या करेंगे आप? छत देंगे उनको? बिल्कुल छत देंगे। अभी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और रही दूसरी बात, आपके क्षेत्र के विधायक जो है हमारे, वो खुद ही गायब रहते हैं क्षेत्र में, जो है उनके पोस्टर लग जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। गायब में विधायक इनाम दिया जाएगा। हमारे काबिल साथी, जितने पत्रकार साथी मेरे काबिल सब जानते हैं यहाँ पे। झंडे को लेके कैसा बवाल यहाँ? झंडे को लेकर स्थानीय राजनीति, जो वो स्थानीय राजनीति जो झंडा उतारा इन लोगों ने, पहले शुरुआत इन लोगों ने की थी, उसके बाद झंडा उतारने की राजनीति इन्होंने शुरुआत की थी। पहले झंडा उतारा इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी का झंडा उस पर लगा हुआ था, उसके बाद जो है झंडा समाजवादी पार्टी का फिर लगाया गया उस पर। ठीक है, हमारे विधायक जी को कहा जाता है कि क्षेत्र में विधायक हमारे आज भी यही क्षेत्र में है। बात झंडे की है तो वीडियो रिकॉर्ड में है कि जिन लोगों ने उतारा झंडे को और कैसे उतारा वो तो सब कुछ सब सोशल मीडिया पे वायरल है। और हम बता दें, झंडा लगाया इसलिए गया है क्योंकि हमने ससम्मान झंडा उतारा, इनका झंडा इनका उतारा गया। दल से है, हम समाजवादी पार्टी से हैं और एक सच्चे सिपाही हैं। 1 मिनट रुक जाइए आप। हाँ बोलिए। नहीं बोलने दो, उसका वीडियो है और झंडा जिस तरह से फहराया गया है, लगाया गया है, उसका हम भी वीडियो है। क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहते हैं? स्पेशल भर्ती निकालेंगे, आप दौड़ के दिखा वो सिर्फ प्रतिस्पर्धा को लेकर चलाई जा रही है। मेरा यह मानना है कि राम सेवक यादव विराट व्यक्तित्व है और बाराबंकी में समाजवादी विचारधारा के पौधा रहे हैं जो पूरे देश में गर्वमान। देखिए, ये पूरा क्षेत्र बाराबंकी क्षेत्र समाजवादी जिला रहा है और यहाँ के समाजवादी प्रौधा परम श्रद्धेय बाबू राम सेवक यादव जी देश के बड़े समाजवादी नेता रहे और समाजवादी नेता होने के साथ ही उनका इस चौराहे पर मूर्ति लगी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, ये जो पिछड़ा प्रेम जो उनको जागा हुआ है, ये 2017 में जब इनकी सरकार बनी उसके बाद क्यों नहीं आया? और दूसरी बात, माननीय मंत्री हंसराज, जो आप ये कह रहे हैं
बाबू राम सेवक यादव जी का जितना मैंने इतिहास पढ़ा है उसमें यह कहीं नहीं लिखा, और कभी वो समाजवादी पार्टी के ना तो पदाधिकारी रहे हैं, ना ही समाजवादी पार्टी के वो समाजवादी विचारक रहे हैं। या कहना कि वो समाजवादी हैं, उनका स्वयं का अपमान ये लोग कर रहे हैं। वह विराट व्यक्तित्व हैं, वह सभी दलों के लिए सम्मान्य। यदि समाजवादी पार्टी के पुरोधा मानते हैं और उनका विरोधी दल यदि उनका सम्मान करने का काम करता तो इनके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। इन्होंने अपने कृत्य से उनके कद को छोटा करने का काम किया है। हमने कहा है कि नहीं, बाबू राम सेवक यादव जी सबके हैं और उनका सम्मान हम बार करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं और ससम्मान यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करके जाते हैं और ये कहते हैं कि उनका अपमान किया। और रही बात पिछड़ों की, आप पिछड़ों की अखिलेश यादव बात ना करें तभी भी बहुत अच्छा है। पिछड़े के लिए देखिए, व्यक्ति विशेष की बात मत करें, पिछड़ों के लिए किसने क्या किया ये सब जानता है और जनता जवाब देगी। 2022 में पूर्ण बहुमत से 300 प्लस भारतीय जनता पार्टी सीट जिता करके ये पिछड़ा है। मैं खुद पिछड़ा हूँ, मैं वर्मा हूँ, मैं खुद वर्मा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार भेजेंगे। सवाल कीजिए, आप बताइए क्या जवाब दीजिए। झंडा हम देखिए, झंडा ऐसा है कि अपमान, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि उन्होंने अपमान किया। झंडा उतारा इन्होंने, राजनीति शुरू उन्होंने की। भाई उस पर झंडा एक पार्टी का पहले से लगा हुआ था तो आपको उतारना नहीं चाहिए था, आपको माल्यार्पण करना था। आप बिल्कुल करते, कौन मना किया था? भाई समाजवादी विचारधारा के वो पुरोधा हैं तो आप उस पर झंडा उतारा क्यों आपने? भाई झंडा उतारना नहीं चाहिए था आपको, ठीक है ना। और समाजवादी विचारधारा में ये नहीं सिखाती कि दूसरे का झंडा उतार करके अपना झंडा बुलंद कर दें। ठीक है, जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि झंडा उतारा क्यों, जब 2 झंडे लगे थे समानांतर। या तो ये कह दें कि बाबू राम सेवक यादव पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, बाबू राम सेवक यादव हमारी जमीन पर बने और उनका स्वामित्व सिर्फ समाजवादियों का है। एक बोर्ड उस पर लगा दे, कतई हरकत नहीं होगी। समानांतर जब दोनों झंडे लगे थे तो एक झंडा लगा था, झंडा उतारा एक झंडा लगा था, वीडियो मौजूद है उसका। और अपने संस्कारों को एक झंडा लगा था, वीडियो मौजूद है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। एक झंडा लगा था, एक झंडा लगा था, समाजवादी पार्टी की नर्सरी नर्सरी नहीं है। झंडे को लेके क्या उन्होंने उतारा नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी एक शिक्षाविद भाई ने बोला कि ये सरकार जातिवाद नहीं करती है, तो क्या अखिलेश यादव ने जातिवाद करके समाजवादी पेंशन दिया था? लैपटॉप वितरण जातिवाद करके दिया था, कन्या विद्याधन जातिवाद करके दिया था, 108 एम्बुलेंस जातिवाद पे किया था, 102 एम्बुलेंस जातिवाद पे किया था। पिछड़ों की बात आपके नेता, आपके पदाधिकारी ने की। ठीक है, पिछड़ों की बात आप करते हैं आगे ना, तो पिछड़े कौन सी पिछड़ों को क्या देखिए, समाजवादी पार्टी दबे कुचले शोषित वंचित और सभी निचले तबके की बात करती है। पिछड़ों की बात क्यों नहीं करेंगे? रही बात झंडे, समाजवादी पार्टी पहले ये पूछा जाए, बाबू राम सेवक जी की जो मूर्ति है वहाँ पे झंडा लगा था तो इस तरह ये आप बताया। अरे कैसी बात करते हैं? सत्ता है तो आप कुछ भी करेंगे, शासन कर देंगे। देखिए, लगातार यहाँ पर झंडे की बात अगर हम करते हैं, झंडे की बात करते हैं या फिर सीएम की बात करते हैं, तो यहाँ पर पक्ष विपक्ष जो है अपनी बात मनवाने के लिए एक दूसरे पर जो है पलटवार कर रहे हैं। तो देखना यह होगा कि आने वाले 2022 के चुनाव के बाद प्रदेश को कैसा सीएम मिलेगा और किसको जो है एक बार सत्ता मिलती है। खबर फास्ट के लिए बाराबंकी से जितेंद्र शुक्ला।